चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हम अभी देख रहे थे कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो बॉडी है जो सारे के सारे जो रेडिएशन उस पर गिर रही हैं सबको एब्जॉर्ब कर लेती है और कोई रेडिएशन बाहर निकलने नहीं देती। हम प्रैक्टिकली एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी जैसा कुछ बना सकते हैं एंड दैट इज नोन एज फेरिस ब्लैक बॉडी। सुनिए बेटा कैसे बनेगा। सबसे पहले आप एक होलोस्फीयर लीजिए। होलोस्फीयर बेटा अंदर से पूरा का पूरा खाली है और ये आपके पास एक होल है, ऑरिफिस है। बड़ा होल बोल दीजिए या फिर इसको आप ऑरिफिस कहना चाहें, बड़ा ऑरिफिस कह दीजिए। इसके जस्ट सामने बड़ा ऐसे थोड़ा सा एज सा बना दीजिए। अंदर आपको एक पेंट करना पड़ेगा, वो भी चारकोल ब्लैक का। सिंपल ब्लैक नहीं बेटा, सिंपल तो गाड़ी पर भी ब्लैक होता है। गाड़ी पर जो ब्लैक कलर होता है वो ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्बर नहीं होता, ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्बर होता है एक तरह से चारकोल ब्लैक। चारकोल ब्लैक आप ऐसे मान सकते हो जैसे कोयला रगड़ दो कहीं पे, तो वो वाला जो ब्लैक है वो चाहिए अपन को, क्योंकि उस ब्लैक पर कोई भी फोटोन अगर गिरेंगे तो उसके एब्जॉर्ब होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि हमने जो ब्लैक पेंट किया है उसका एब्जॉर्प्टिव पावर ए है। मान लो बड़ा ए की वैल्यू 0.8 है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर P पावर गिरेगी तो उसमें से 0.8 टाइम्स P तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, सिर्फ 0.2 P ही रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह का मेरे पास अरेंजमेंट है। फिर से बोल दो बेटा, यहाँ पर आपके पास होल है, ये आपके पास होलोस्फीयर है। इस होल के जस्ट सामने जो जगह है वहां पर मैंने थोड़ा सा किंक या शार्प एज टाइप बना ली है। अब मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने इस सारे के सारे अरेंजमेंट पर ऐसे कोई लाइट फेंकी। जो लाइट मैंने इंसिडेंट की है उसका पावर मान लीजिए बेटा कि P0 है। अब जैसे ही P0 पावर यहां पर स्ट्राइक हुआ, यहां पर आपका चारकोल ब्लैक है, वो इसका A टाइम्स तो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब सॉलिड है तो ट्रांसमिट तो हो नहीं सकती, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर A टाइम्स P0 अगर एब्जॉर्ब हो गई है P0 में से तो कितनी बची? तो आप बोलोगे सर बची है दिस, इतना पावर आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और रिफ्लेक्शन के बाद रे जाएगी ऐसे। ये जो रे जा रही है इसके पास पावर की वैल्यू होगी 1 माइनस ए टाइम्स ऑफ P0। कितना एब्जॉर्ब हो गया यहां पे? आप बोलोगे सर यहां पर एब्जॉर्ब हो गया ए टाइम्स ऑफ P0। अब यहां पर फिर से रिफ्लेक्शन होगा, यहां पर फिर से आपने बेटा चारकोल ब्लैक का पेंट कर रखा है। जितना पावर गिरा है उसका ए टाइम्स तो एब्जॉर्ब हो जाएगा और ए टाइम्स तो उसका एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसका 1 माइनस ए टाइम्स जो है वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है इसकी पावर होगी 1 माइनस ए का स्क्वायर टाइम्स P0। 1 माइनस ए इंटू P0 गिरा था, कितना रिफ्लेक्ट हो जाएगा? 1 माइनस ए ऑफ दैट। अब ये पावर बेटा फिर से गिरा, इसका ए टाइम्स फिर से जो चारकोल ब्लैक होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और कितना हिस्सा रिफ्लेक्ट करेगा बेटा? जो हिस्सा रिफ्लेक्ट करेगा बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स 1 माइनस ए की पावर 3 टाइम्स ऑफ P0। आप इस बात को बार बार देख रहे हो कि जब जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तब तब हमेशा ए टाइम्स जो पावर है वो एब्जॉर्ब हो रही है और 1 माइनस ए टाइम्स आपकी जो पावर है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। मान लीजिए कि ऐसे इस रे ने एन कोलिजन्स किए, फॉर एग्जांपल बड़ा एन कोलिजन्स किए और एन कोलिजन करने के बाद रे ये बाहर निकल रही है। एन कोलिजन्स करने के बाद ये रे बाहर निकल रही है, तो बाहर जो पावर आएगा उसको बड़े आराम से कह सकता हूं कि एक बार रिफ्लेक्शन के बाद 1 माइनस ए टाइम्स P0, 2 रिफ्लेक्शन के बाद 1 माइनस ए की पावर 2 टाइम्स P0, 3 रिफ्लेक्शन के बाद 1 माइनस ए की पावर 3 टाइम्स P0, तो n रिफ्लेक्शन के बाद 1 माइनस ए रेज टू पावर n टाइम्स ऑफ P0। इतना पावर आपका बाहर निकलेगा। और n की वैल्यू अगर बेटा मान लो कि 10, 20, 30, 40, 50 ऐसी कुछ अगर हुई, जरा इस बात को सोचो, तो ये जो a है, मैं फॉर एग्जांपल ये कह दूं कि लेट से बेटा a की वैल्यू है 0.8। मैं फॉर एग्जांपल बोल दूं कि बेटा मान लो कि a की वैल्यू है 0.8 और मान लीजिए कि अंदर कुल मिलाकर 20 रिफ्लेक्शन हो गए, तो जो बाहर पावर आएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.8, सॉरी बेटा 1 माइनस 0.8 इज 0.2 और मान लो बेटा अंदर रिफ्लेक्शन हो गए 20 टाइम्स P0। बेटा 0.2 अगर 20 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो रफली बेटा ये कितना आएगा? 0 आएगा, रफली 0 से आएगा। तो आपने जितना पावर गिराया है उसका बहुत छोटा सा फ्रैक्शन, बहुत छोटा सा जो फ्रैक्शन है वो आपका बाहर आएगा। बहुत छोटा सा फ्रैक्शन जो है वो बाहर आएगा। अंदर कितना एब्जॉर्ब हो गया? आप बोलोगे सर अंदर लगभग सारा ही एब्जॉर्ब हो गया। कितना गिराया था? P0। बाहर कितना निकला है? ये
बाहर निकला है ये। कोई अगर मुझे कहे कि सर इफेक्टिव एब्जॉर्प्टिव पावर पूरे सिस्टम का कितना हुआ, तो मैं बोलूंगा कुल मिलाकर एब्जॉर्ब कितना हुआ है डिवाइड बाय कुल मिलाकर गिराया कितना था। बड़ा कुल मिलाकर एब्जॉर्ब हुआ है पी नॉट माइनस कितना बाहर निकला है अपॉन पी नॉट, और बड़ा ये आएगा मेरे पास 1 माइनस ए की पावर एन। इसकी बेटा वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये रफली बेटा 1 के आसपास ही आएगी। क्यों बेटा, एन की वैल्यू खूब बड़ी होगी, ए की वैल्यू बड़ा मान लो 0.8 भी हुई 0.7 भी हुई, तो ये कुल मिलाकर बेटा 0.2 या 0.3 टाइम्स बनेगा। 0.2 या 0.3 की बेटा मान लो पावर 20 हुई 30 हुई, तो ये टर्म हो जाएगी 0, और ये वैल्यू बेटा लगभग आपके पास हो जाएगी 1। इसका जितना पावर गिराया था वो मोस्टली पावर आपका एब्जॉर्ब ही हो गया। चलिए बेटा, ये तो खैर ऐसी थ्योरेटिकल सी बात थी, पता नहीं कभी काम आएगी भी नहीं आएगी, बट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एमिसिव पावर। बेटा पहली बात तो एमिसिव पावर इज नॉट पावर, बस नाम में ही बेटा पावर है, ये पावर नहीं है, बल्कि इट इज बेसिकली रेडिएटेड पावर पर यूनिट सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या है बड़ा सुनना। मान लीजिए बेटा आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर T है। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T होगा वो अपने अंदर से लगातार वेवलेंथ्स रेडिएशंस निकालता ही रहेगा, अपने अंदर से बेटा लगातार रेडिएशंस बाहर निकालता ही रहेगा। ये जो रेडिएशंस बाहर निकालेगा, इनकी जो वेवलेंथ होगी वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वेरी करेगी। हालांकि अगर ये टेम्परेचर इंफ्रारेड रीजन में अगर लाई करेगा तो मोस्टली इंफ्रारेड रीजन के अंदर बड़ा मोस्टली वेवलेंथ होंगी। अगर टेम्परेचर 4000 5000 केल्विन के आसपास हुआ तो जो मोस्टली वेवलेंथ बाहर निकलेंगी वो लगभग विजिबल रेंज के अंदर लाई करेगी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर वेवलेंथ बेटा उतनी ही कम आएगी। ठीक है, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन कुल मिलाकर आप ऐसा कह सकते हो कि वेवलेंथ जो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। इस पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट का जो सरफेस एरिया है वो मान लीजिए बेटा आपके पास है A। इस ऑब्जेक्ट का आपके पास टेम्परेचर जो है वो है T। तो एमिसिव पावर, जिसे आप कैपिटल E से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एमिसिव पावर इज सिंपली डिफाइंड एज कि कितना पावर एमिट किया है डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। कितना पावर एमिट किया है डिवाइडेड बाय बेटा क्या, सरफेस एरिया। सो एमिसिव पावर इज नॉट पावर, इट इज बेसिकली पावर पर यूनिट एरिया। एमिसिव पावर के बारे में बेटा मैं 2-4 बातें बोल दूं। सबसे पहले बेटा यूनिट, ऑफ कोर्स बेटा इसकी यूनिट वाट नहीं है, इसकी यूनिट तो आपके पास होगी वाट पर मीटर स्क्वायर। बेटा डायमेंशन क्या होगी, ऊपर तो बेटा वाट है, वो तो पावर है, पावर की डायमेंशन तो होती है mL/T-3। नीचे बेटा एरिया से डिवाइड किया तो मेरे ख्याल से बेटा मेरे पास डायमेंशन आ गई mT-3। ठीक है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो एमिसिव पावर होगा, हम आगे भी बेटा इस बात को बार बार प्रूव कर देंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4 होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रूव तो नहीं कर पाऊंगा मैं, तो सिर्फ स्टेट करूंगा बेटा इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4 होगा। बेटा जो T है इट इज बेसिकली टेम्परेचर इन केल्विन। ये टेम्परेचर केल्विन के अंदर है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बेटा रेडिएशंस उतनी ही ज़्यादा आपकी निकलेंगे। दिस इज नोन एज एमिसिव पावर। बड़ा ध्यान रखना, नाम भले ही पावर हो लेकिन ये पावर जैसा नहीं है, समथिंग लाइक इंटेंसिटी जैसा है, बिकॉज इट इज बेसिकली पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एमिसिविटी। एमिसिविटी को हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा ये छोटी छोटी टर्म्स हैं लेकिन हमारे बहुत काम आएंगे, सारी टर्म्स हमें ढंग से पता होनी चाहिए। एमिसिविटी कैसे डिफाइन करते हैं सुनिएगा। बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर है T। ये एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ये बेटा एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है और इसका टेम्परेचर भी है T। मान लीजिए
कि इसका एमिसिव पावर है E1, इसका एमिसिव पावर है E1। एमिसिव पावर नहीं समझे क्या? नहीं समझे, चलो बताता हूं। मान लीजिए बेटा इस बॉडी का एरिया है, सरफेस एरिया है A1, और इसने रेडिएशन के कारण बाहर पावर जो एमिट किया है वो मान लीजिए किया है P1। तो एमिसिव पावर इज सिंपली P1 अपॉन A1। ठीक है, उसी टेम्परेचर पर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, और ये जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है ये भी अपने अंदर से रेडिएशंस बाहर निकाल रही है। सर परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो जितनी भी रेडिएशंस गिरती हैं उन सबको एब्जॉर्ब कर लेती है ना? हाँ बेटा कर लेती है। तो सर ये एमिट क्यों कर रही है? एमिट तो कर ही सकती है, हाँ जो रेडिएशन इस पर गिर रही है उसको रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट नहीं करेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन अपने खुद के जो रेडिएशंस हैं उसको बेटा ये बाहर निकाल सकती है। ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, इसका टेम्परेचर भी T है, और मान लो कि इसका एमिसिव पावर है E2। सर इसका एमिसिव पावर का मतलब क्या है बेटा? मान लो कि इसने कुल मिलाकर पावर निकाली बाहर रेडिएशन की फॉर्म में P2, और इसका सरफेस एरिया है A2, तो एमिसिव पावर हो गई आपकी एक्चुअली P2 अपॉन A2। नाउ एमिसिविटी जो है इट इज रेशियो ऑफ, एक मिनट मैं बस ढंग से बोलता हूं। एमिसिविटी ऑफ बॉडी is defined as emissive power of body divided by emissive power of perfectly black body at same temperature। सेम टेम्परेचर पर एमिसिव पावर ऑफ बॉडी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये जो रेशियो है इट इज डिफाइंड एज एमिसिविटी ऑफ दिस बॉडी। सिंपल, इट इज सिंपली डिफाइंड एज एमिसिव पावर ऑफ बॉडी डिवाइड बाय एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। एज सिंपल। इससे आपको इस बात का आइडिया लग गया होगा कि ई की जो वैल्यू है ये अपने आप में एक जस्ट रेशियो है, और अगर रेशियो है तो ये तो यूनिट लेस होगी बेटा, ये भी वाट पर मीटर स्क्वायर, ये भी वाट पर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी। इट इज यूनिट लेस, इट इज डायमेंशन लेस। हाँ, ई की जो वैल्यू है ये हमेशा बेटा 1 या 1 से छोटी होगी। 1 के बराबर सिर्फ तभी होगी जब ये बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो जाएगी, फिर ये भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फिर ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फिर सेम टेम्परेचर पर सेम पावर ये निकालेंगे, फिर उस केस में आपकी ई की जो वैल्यू है 1 हो जाएगी। अदरवाइज बेटा इसकी वैल्यू हमेशा 1 से तो छोटी ही होगी। तो ई की जो वैल्यू है बेटा वह आप ऐसा कह सकते हो कि 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। ई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हम ये बोलेंगे कि वो जो बॉडी है वो उतना ही अच्छा एमिटर है, उतना ही बढ़िया एमिटर है। ई की वैल्यू जितनी खराब होगी हम कहेंगे कि वो उतना ही बैड एमिटर है। तो इसका अर्थ तो ये भी हुआ कि ई की जो वैल्यू है ये बॉडी की प्रॉपर्टी है, अलग अलग बॉडी की ई की वैल्यू अलग अलग होगी, और वो डिपेंड करता है कि हम किस बॉडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज सवाल, डेफिनेशन बेस्ड सवाल पूछ रहा हूं, ऐसे बहुत कमाल की बात नहीं पूछ रहा। हमारे पास ये कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर है T, और ये पावर एमिट कर रहा है 4 वाट, पावर एमिट कर रहा है, रेडिएशंस के कारण लगातार 4 वाट का पावर बाहर निकाल रहे हैं। इसका सरफेस एरिया मुझे दे रखा है 12 मीटर स्क्वायर। सेम बॉडी पर परफेक्टली ब्लैक, सेम टेम्परेचर पर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, और इसका एरिया मुझे दे रखा है 8 मीटर स्क्वायर, और ये पावर एमिट कर रहा है रेडिएशंस के कारण 5 वाट। ये जो बॉडी है मुझे इसकी एमिसिविटी निकालनी है, इस बॉडी की मुझे एमिसिविटी निकालनी है। हम जानते हैं कि बॉडी की एमिसिविटी विल बी बॉडी का एमिसिव पावर डिवाइड बाय एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इस बॉडी का एमिसिव पावर और परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर सेम टेम्परेचर पर जो रेशियो है उसी को हम बॉडी की एमिसिविटी कहते हैं। तो निकाल लेंगे। सर इसका एमिसिव पावर क्या है बेटा? इसका एमिसिव पावर है, मतलब बॉडी का एमिसिव पावर है ऑफ कोर्स 4 वाट पर 12 मीटर स्क्वायर। इस परफेक्टली ब्लैक बॉडी का
एमिसिव पावर है पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया। ये लो बेटा, सिर्फ रेशियो तो निकालना बेटा आपको, दैट इज 4 वाट पर मीटर स्क्वायर। सो बेटा 4/12 वाट पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 5/8 वाट पर मीटर स्क्वायर। बेटा वाट पर मीटर स्क्वायर आपका हो गया कैंसिल, दिस कम्स आउट टू बी 4 × 8/12 × 5। आई थिंक बेटा इट कम्स आउट टू बी 8/15। सर 8/15 क्या किलोमीटर? नहीं बेटा, इट इज यूनिटलेस, इट इज डायमेंशनलेस। इस बॉडी की जो एमिसिविटी है वो आपकी 8/15 है। सिंपल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज किरचॉफ्स लॉ। बेटा ये किरचॉफ्स लॉ हमारे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो किरचॉफ लॉ था उससे डिफरेंट है, एग्जैक्टली वैसा नहीं, थोड़ा डिफरेंट है। क्या कहता है बेटा ये किरचॉफ लॉ? सुनिएगा, ये ऐसे कहता है कि दो बॉडीज हैं अलग अलग, किसी बॉडी का परफेक्टली ब्लैक बॉडी होना जरूरी नहीं है, कोई दो बॉडीज है, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है। सिर्फ खास बात यह है कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। इस बॉडी का एमिसिव पावर है E1 और एब्जॉर्प्टिव पावर है A1। इस बॉडी का एमिसिव पावर है E2 और एब्जॉर्प्टिव पावर है A2। बट एब्जॉर्प्टिव पावर याद है ना, जितना पावर गिरा था उसका कितना फ्रैक्शन हम लोगों ने एब्जॉर्ब कर लिया, वो फ्रैक्शन को हम एब्जॉर्प्टिव पावर कह रहे थे। नाउ किरचॉफ लॉ states that Kirchhoff's law states that any two bodies will have equal ratio of emissive power to absorptive power at same temperature। ये है एक्चुअल स्टेटमेंट बेटा हमारे किरचॉफ लॉ का। मैं फिर से बोलता हूं बेटा, दोनों का टेम्परेचर अगर सेम है तो मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि इसका एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर की जो वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू उसका एमिसिव पावर इज टू एब्जॉर्प्टिव पावर। सिंपल। दिस इज नोन एज योर किरचॉफ्स लॉ, यू कैन रिमेंबर इट। Any two bodies will have equal ratio of emissive power is to absorptive power at same temperature। दो बॉडीज का अगर टेम्परेचर सेम है तो उनका emissive power is to absorptive power का रेशियो बड़ा हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। इतनी सी बात, इतनी सी बात। इस बात पे छोटा सा एक सवाल कर ले, बड़ा ही प्यारा सा चिन्ना सा सवाल है। सवाल सुनिए बेटा, ये एक बॉडी है, इसका एब्जॉर्प्टिव पावर दे रखा है 0.8, दूसरी बॉडी है उसका एब्जॉर्प्टिव पावर दे रखा है 0.5। इस बॉडी का टेम्परेचर भी 300 केल्विन, उस बॉडी का टेम्परेचर भी 300 केल्विन। इसका सरफेस एरिया दे रखा है 3 मीटर स्क्वायर और ये पावर एमिट कर रहा है रेडिएशन के कारण 80 वाट। जो दूसरी बॉडी है उसका एरिया है 1.2 मीटर स्क्वायर, उसका एब्जॉर्प्टिव पावर है 0.5 और वो कितना पावर एमिट कर रहा है मुझसे सवाल के अंदर पूछा गया है। तो सवाल तो ये बात चीख चीख के कह रहे हैं कि अगर दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम है, अगर दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम है तो दोनों के बीच में किरचॉफ लॉ लगा सकता हूं। क्या कहता है किरचॉफ लॉ? किरचॉफ लॉ कहता है कि इसका एमिसिव पावर इज टू एब्जॉर्प्टिव पावर शुड बी इक्वल टू उसका एमिसिव पावर इज टू एब्जॉर्प्टिव पावर। इसका एमिसिव पावर कितना होगा बेटा? इसका एमिसिव पावर होगा 80 वाट। कितने एरिया पे बेटा? 3 मीटर स्क्वायर पे, डिवाइड बाई A1। बेटा A1 की वैल्यू है 0.8, शुड बी इक्वल टू उसका एमिसिव पावर। अरे बेटा उसका एमिसिव पावर क्या होगा? उसका एमिसिव पावर होगा पावर एमिटेड अपॉन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज 1.2 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर इज 0.5। बेटा मीटर स्क्वायर कैंसिल, एमिटेड पावर की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई
बेटा कितनी आ गई है 80 इंटू 1.2 इंटू 0.5, 80 के साथ बेटा वाट लगा हुआ है तो वाट में आंसर आ जाएगा अपॉन 3 इंटू 0.8। कर लो बेटा उसको, मेरे ख्याल से तो कोई खास ऐसा बहुत भारी काम है नहीं बेटा। ये पॉइंट निपटा, 80 से बेटा ये गया, 10 बचा, ठीक है बेटा। 10 से बेटा ये पॉइंट निपटा, ये मेरे पास कितना आ गया 4 आ गया, 5 चौके 20, मेरे ख्याल से 20 आ गया होगा। ये बेटा 20 आना चाहिए, 20 वाट आना चाहिए। वो कितना पावर एमिट कर रहा है बेटा रेडिएशन के कारण? 20 वाट कर रहा है, ठीक है बेटा। हालांकि किरचॉफ लॉ को बोलने का एक तरीका, एक स्टाइल और है, उस स्टाइल पर मैं आता हूं। जो हमारा किरचॉफ लॉ है उसको बोलने का एक स्टाइल और है, सुनना बेटा। ये कोई बॉडी है, इसका एब्जॉर्प्टिव पावर है A, इसका एमिसिव पावर है लेट से बेटा E1, एब्जॉर्प्टिव पावर है लेट से बेटा इसका A1। दूसरी बॉडी जो है, इसका टेम्परेचर T, इसका टेम्परेचर भी T। ये तो बेटा कोई बॉडी है और लेट से बेटा ये टेम्परेचर T पर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। बेटा परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर तुम लोग जानते हो बेटा कितना होता है? 1। कितना होता है बेटा? 1। और इसका एमिसिव पावर लेट से बेटा मेरे पास है E2। क्या दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम है? यस। तो क्या हम किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं? यस। क्या कहता है ये किरचॉफ लॉ? किरचॉफ लॉ कहता है कि एमिसिव पावर इज टू एब्जॉर्प्टिव पावर शुड बी इक्वल टू उसका एमिसिव पावर अपॉन उसका एब्जॉर्प्टिव पावर। बेटा उसका एब्जॉर्प्टिव पावर तो 1 है, इसका एब्जॉर्प्टिव पावर A1 है। A1 को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? A1 को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं? E1 अपॉन E2, एमिसिव पावर ऑफ बॉडी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये तो कुछ याद आ रहा है। एमिसिव पावर ऑफ बॉडी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर। याद कीजिए, यही तो हमारी इस बॉडी की एमिसिविटी थी, यही तो हमारी इस बॉडी की एमिसिविटी थी। तो हम कह सकते हैं कि A1 इज इक्वल्स टू E1। इसका मतलब किसी भी बॉडी का जो एब्जॉर्प्टिव पावर की वैल्यू होगी वही उसकी एमिसिविटी की वैल्यू भी होगी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आया है कि A इज ऑलवेज इक्वल्स टू E। अब सुनना बेटा, जो हमारे बैड एब्जॉर्बर्स होंगे, खराब एब्जॉर्बर्स होंगे, उनके A की वैल्यू छोटी होगी लेकिन E भी बेटा छोटा होगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है। बैड एब्जॉर्बर्स के A की वैल्यू छोटी होगी, उनकी एमिसिविटी भी छोटी होगी। एमिसिविटी छोटी होगी इसका मतलब वो बैड एमिटर्स होंगे। बेटा क्या होंगे वो? बैड एमिटर्स। बैड एब्जॉर्बर्स आर बैड एमिटर्स। इसी तरह से जो हमारे गुड एब्जॉर्बर्स होंगे उनकी A की वैल्यू खूब बड़ी होगी। अरे खूब बड़ी का मतलब नहीं 50 हो गई, मतलब 1 के आसपास होगी, 0.9 0.8 टाइप होगी। उनकी A की वैल्यू ज्यादा होगी तो E की वैल्यू भी ज्यादा होगी क्योंकि E भी तो बड़ा A के बराबर रहता है। उनकी E की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अगर E की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब वो बढ़िया से एमिट कर पा रहे हैं, इसका मतलब गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। जो खराब एब्जॉर्बर है वो खराब एमिटर है, जो बड़ा अच्छा एब्जॉर्बर है वो अच्छा एमिटर है। ये हमारा एक देसी भाषा के अंदर हमारा किरचॉफ लॉ है कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स एंड बैड एब्जॉर्बर्स आर बैड एमिटर्स। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। बेटा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को हम अक्सर ऐसे E लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहता है बेटा ये? सुनना, ये बेटा क्या कहता है? सुनना। ये बेटा मेरे पास कोई ना कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर आपके पास T है। ये अपने अंदर से तरह तरह की वेवलेंथ निकालता है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकली अगर कहें तो बेटा जीरो से, थ्योरेटिकली अगर कहें तो जीरो से लेकर इन्फिनिट तक सारी वेवलेंथ ये निकालता है। और जो सारी वेवलेंथ निकालता है उन सब का जो नेट एमिसिव पावर है, नेट एमिसिव पावर जो है वो आपके पास लेट से E है। लेकिन मैं स्पेसिफिकली एक लैम्डा की बात कर रहा हूं कि इसने अपने अंदर से जो रेडिएशंस निकाली है, लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इस छोटी सी वेवलेंथ रेंज के अंदर जितनी रेडिएशंस निकल रही हैं
उन सब का एमिसिव पावर लेट से बेटा डीई है। नेट एमिसिव पावर तो ई है, उसमें तो सारी वेवलेंथ आ गई। छोटी सी वेवलेंथ की रेंज है लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा। इस छोटी सी वेवलेंथ रेंज के अंदर जो एमिसिव पावर है वो है आपके पास डीई। तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इज सिंपली डिफाइंड एज डीई अपॉन बेटा डी लैम्डा, डीई बाई डी। इट इज नोन एज योर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। मैं इसको थोड़ा और वैल्यूज के साथ बता देता हूं। जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास ये कोई बॉडी है, ये अपने अंदर थोड़ा खूब रेडिएशंस निकाल रही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसने अपने अंदर से 1000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000.01 एंगस्ट्रॉम, इस छोटी सी रेंज के अंदर जितनी रेडिएशंस बाहर निकालनी है उन सब का स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, उन सब का जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, नेट नहीं, इतनी छोटी सी वेवलेंथ रेंज के अंदर जितनी रेडिएशंस बाहर निकली ना, उन सब का जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है वो है 0.002 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो कोई मुझसे पूछ ले कि सर 1000 एंगस्ट्रॉम पर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या होगा, तो मैं कहूंगा कि इस छोटी सी वेवलेंथ रेंज के लिए, इतनी छोटी सी वेवलेंथ रेंज के लिए कितना स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है, डिवाइड बाय ये छोटी सी रेंज। बेटा देखना, दैट इज 0.002 वाट पर मीटर स्क्वायर। बेटा देखना, यहां से तो बड़ा वेवलेंथ रेंज कितनी है, 1000 एंगस्ट्रॉम से 1000.01, कितनी सी रेंज है, रेंज है बेटा आपके पास 0.01 एंगस्ट्रॉम। ले बेटा मेरे ख्याल से ये आ गया है 0.2 वाट पर मीटर स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। अगर आप चाहो तो बेटा एंगस्ट्रॉम को मीटर में वापस कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको लिख सकता हूं 0.2 इंटू 10⁻⁻10 वाट पर मीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एंगस्ट्रॉम का लिख सकता हूं मैं, एंगस्ट्रॉम को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, मैं नहीं, एंगस्ट्रॉम को बेटा मैं लिख सकता हूं 10⁻⁻10 मीटर, ऊपर जाएगा ना +10 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो बेटा +10 जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम था, उसको 10⁻⁻10 मीटर लिख दिया बेटा ऊपर की तरफ से। ये बेटा आपका आ गया स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। मैं एक बात और बोलूंगा बेटा, अगर मैं डीई लिखना चाहूं तो दैट इज ऑफ कोर्स ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। अगर किसी ऑब्जेक्ट में से जो रेडिएशंस बाहर निकल रही है उनका स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ अगर आप कर्व बनाते हो तो उसका एरिया अंडर द कर्व जो है बेटा, इतनी हल्की फुल्की मैथमेटिक्स तो आपको आती है कि एरिया अंडर द कर्व हमेशा रिप्रेजेंट करता है वाई डी एक्स को। बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई डी एक्स। वाई नहीं बेटा, ये तो ई लैम्डा है इंटू डी एक्स, डी एक्स नहीं बेटा डी लैम्डा। सर तो ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा डी ई आ गया, और इंटीग्रेशन डी ई बेटा अगर करोगे तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और वेवलेंथ के बीच का जो एरिया है वो एरिया आपको हमेशा पूरा का पूरा जो एमिसिव पावर है वो दे देगा। वर्ड्स में अगर लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और वेवलेंथ के बीच का जो कर्व है उसका एरिया आपको हमेशा एमिसिव पावर दे देगा। ठीक है बेटा, पॉइंट तो छोटा सा ही था बट बेटा काम का था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो। बड़ा बहुत ही सिंपल सा लो है, सुनेगा इस बात को। जैसे मैंने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर से बड़ा लगातार खूब सारी रेडिएशंस निकालेगी और उन सब की जो वेवलेंथ है थ्योरेटिकली अगर कहें तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वेरी करती है, लेकिन किसी न किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशंस ज्यादा निकलेंगी और बाकियों की कम निकलेंगी। और अगर हम ये ऑब्जेक्ट अपने अंदर से जो रेडिएशंस निकालती हैं उसका एक ग्राफ बनाओ, इस तरफ तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा और इस तरफ आपके पास आ जाएगा ई लैम्डा। ई लैम्डा मतलब स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। मतलब कि ये वाली जो वेवलेंथ है इसके कम फोटॉन्स निकल रहे हैं, इस वाली वेवलेंथ के कम फोटॉन्स निकल रहे हैं। अधिकतर जो फोटॉन्स निकल रहे हैं वो इस वेवलेंथ
इस वेवलेंथ से लेकर इस वेवलेंथ के बीच में है। इसमें ये वाली एक वेवलेंथ ऐसी है, ये वाली वेवलेंथ ऐसी है जिसका ध्यान से देखो तो एमिसिव पावर या स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर सबसे ज्यादा है। ये वो वेवलेंथ है जिसके रेडिएशन सबसे ज्यादा निकल रहे हैं। हम इसे लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करेंगे और हम इसका नाम भी निकाल देते हैं। इट इज वेवलेंथ corresponding to मैक्सिमम एमिशन। मैक्सिमम एमिशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है बड़ा आपके पास वो ये है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इस ऑब्जेक्ट का, वो अपने अंदर से रेडिएशंस उतनी ही ज्यादा निकलेगी और फोटॉन्स की एनर्जी ऑन एन एवरेज ज्यादा होगी। फोटॉन्स की एनर्जी ऑन एन एवरेज अगर ज्यादा होगी तो जो वेवलेंथ्स होंगी वो उतनी ही कम होंगी, तो हमारा जो लैम्डा एम होगा बेटा वो भी कम होगा। फोटोन के पास एनर्जी ज्यादा तो लैम्डा उनके पास कम होंगे। इसी तरह से अगर आपके ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर कम होगा तो बेटा उसके मॉलिक्यूल्स कम वाइब्रेशंस करेंगे तो कम एनर्जी के फोटोन निकलेंगे, तो ऑन एन एवरेज ज्यादा लैम्डा के रेडिएशंस निकलेंगे। ज्यादा लैम्डा की रेडिएशंस अगर निकलेंगे तो आपका लैम्डा एम भी ज्यादा होगा। कुल मिलाकर आपका जो लैम्डा एम है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन आएगा। और आप एक बढ़िया सा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ याद कर सकते हो कि लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल्स टू 0.282 सेंटीमीटर इंटू केल्विन। बेटा प्लीज 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 इसको याद रख लो, हमारा बहुत सारा काम तो इसी से बन जाएगा। ये SI यूनिट में नहीं है बेटा, मुझे SI यूनिट में चीज़ें थोड़ी ज़्यादा पसंद होती है तो मैं इसको लिखता हूँ 2.82 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक है, लैम्डा एम दे रखा हो तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर निकाल सकते हो। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर दे रखा हो तो आप बता सकते हो कि वो अपने अंदर से जितनी रेडिएशंस निकाल रहा है उन सारी रेडिएशंस में सबसे ज्यादा रेडिएशन कौन सी वाली वेवलेंथ की निकल रही है। इट इज वेरी फैसिनेटिंग, कर सकते हो बेटा ये वाला काम। इस पर सवाल भी पूछ सकते हैं बेटा, वो भी हम सारे के सारे कर लेंगे। अच्छा मैं एक बात बताने भूल गया, ये जो ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा के बीच का जो कर्व है उसके नीचे का ये जो सारा का सारा एरिया है ये आपको हमेशा एमिसिव पावर बताएगा। और तुम इस बात को जानते हो कि एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं लिखा चुका हूं इस बात को, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसके 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एरिया जो है वो टेम्परेचर के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक छोटा सा सवाल, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T पर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और लैम्डा के बीच में ये कर्व है। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T केल्विन से बढ़ाकर 2T केल्विन कर दूं, मतलब टेम्परेचर अगर डबल कर दूं, तो व्हाट विल बी द कर्व। जो ग्राफ ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा, जो कर्व T टेम्परेचर पर है 2T पर क्या हो जाएगा। तो मैं बनाता हूं बेटा, मान लीजिए बेटा कि T टेम्परेचर कर्व है ऐसा और इसके नीचे का जो एरिया है वो बड़ा लेट से आपके पास है A। ये एरिया क्या बता रहा है, ये एरिया बता रहा है नेट एमिसिव पावर। अगर आपने टेम्परेचर को कर दिया अगर दुगना तो ऑब्वियस बात है कि आपका जो लैम्डा एम है वो लैम्डा नॉट से घटकर लैम्डा नॉट बाई 2 हो जाना चाहिए। टेम्परेचर अगर दुगना करोगे तो ऑब्वियस बात है कि जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमम एमिसिव पावर है वो हाफ हो जानी चाहिए। इसका मतलब हमारा जो एमिसिव पावर मैक्सिमम आएगा बेटा वो किस पर आएगा, अब वो लैम्डा नॉट बाई 2 पर आएगा। तो नया वाला जो कर्व होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। नया वाला जो कर्व होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इसका मैक्सिमम लैम्डा नॉट बाई 2 पर आएगा। एक बात और बोलूं बेटा, इसका पीक काफी ऊपर चला जाएगा, जस्ट बिकॉज आई नो दैट
कि इसके नीचे जितना एरिया है वो अब एरिया ए नहीं है, 16A है। सर एरिया क्यों बढ़ गया? बिकॉज आई नो दैट कि एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। टेम्परेचर को अगर तुमने दुगना कर दिया तो एमिसिव पावर तो 2 की पावर 4 मतलब 16 टाइम्स हो जाएगा। एमिसिव पावर अगर 16 टाइम्स हो जाएगा तो ऑफकोर्स आपका एरिया भी तो 16 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले इस कर्व के नीचे अगर एरिया ए था तो अब जो कर्व बना है उसके नीचे एरिया ए नहीं होना चाहिए, 16A। आगे चलते हैं, सवाल लिखिएगा, आसान सा सवाल है बेटा। इफ रेडिएशंस एमिटेड बाय सन have maximum intensity at 4700 angstrom, then find temperature of sun। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। सवाल में साफ साफ लिखा गया है कि सन अपने अंदर से तरह तरह की रेडिएशंस निकालता है, लेकिन सबसे ज्यादा रेडिएशंस जो है वो 4700 एंगस्ट्रॉम के निकालता है। इसका मतलब 4700 एंगस्ट्रॉम जो है वो हमारे सन के लिए एक तरह से लैम्डा एम हो गया है। और टेम्परेचर पूछा है, कोई फॉर्मूला है क्या? आप लोग हाँ से बिल्कुल है, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल्स टू वेन्स कांस्टेंट। बड़ा वेन्स कांस्टेंट को आप बी से रिप्रेजेंट कर सकते हो और उसकी वैल्यू है 2.82 मीटर केल्विन। हाँ बेटा, लैम्डा एम दे रखा है 4700 एंगस्ट्रॉम। बेटा एंगस्ट्रॉम को मैंने 10⁻⁻10 मीटर लिख दिया, इंटू टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 2.82 मीटर केल्विन। मीटर से बेटा मीटर क्या हो गया? कैंसिल। टेम्परेचर की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई 2.82 इंटू 10⁻10 अपॉन 4700। ठीक है बेटा, देखना बेटा इसकी वैल्यू क्या आती है। वैसे खैर निकाल लेना बेटा, ठीक है। बड़ा मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 6 इंटू 10⁻6। बड़ा 6 इंटू 10⁻6 केल्विन के आसपास आपका टेम्परेचर आ जाएगा सन का। अरे एक मिनट बेटा, मेरे से ना ये बी की वैल्यू लिखने में गलती हो गई। 2.82 सेंटीमीटर केल्विन था, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ हो रहा था। 10⁻³ आएगा तो बड़ा यहाँ पर 10⁻³ बच जाएगा, तो 6000 केल्विन आएगा बेटा आंसर। सॉरी 6000 केल्विन। वैसे बी की वैल्यू आपको सवाल के अंदर दे रखी होगी, जो सवाल में दे रखी हो वही यूज कर लेना। मैंने बेटा जो जनरल वैल्यू है वो लिख दी है, ठीक। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अच्छा सा प्यारा सा लॉ है, इस पर खूब सवाल पूछते हैं, ठीक है। फॉर्मूले के ऊपर हमें बहुत कमांड रहना चाहिए, तभी बेटा हमसे सवाल बन पाएंगे। ये मान लीजिए बेटा आपके पास कोई ना कोई बॉडी है जिसकी एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर हमें दे रखे हैं, हालांकि दोनों की वैल्यू सेम होती है। इसका सरफेस एरिया ए है, इसका खुद का टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर TS है। खुद के टेम्परेचर के कारण लगातार इसमें से रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं, लगातार बड़ा रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं, लगातार बड़ा रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं। ये बड़ा आपका पावर एमिटेड है। इसी तरह से सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसके कारण भी रेडिएशंस निकल रही होंगी। उन जो रेडिएशंस जो इस पर गिर रही हैं, उन रेडिएशंस का भी कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगी। तो कुल मिलाकर मैं ऐसा कह सकता हूं कि नेट रेट जिस रेट से हीट बाहर जा रही है दैट इज दिस माइनस दिस, दैट इज दिस माइनस दिस। अब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है, सुनना बेटा, जो भी पावर एमिटेड होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की वैल्यू। एमिसिविटी जितनी ज्यादा, पावर एमिटेड उतना ही ज्यादा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बाहर रेडिएशंस उतनी ही ज्यादा निकलेंगे, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू खुद के टेम्परेचर की पावर 4। और कुल मिलाकर पावर एमिटेड
जो पावर हम बाहर निकाल रहे हैं उसका फॉर्मूला आ गया सम कांस्टेंट इनटू ई इंटू ए इंटू टी की पावर 4। बेटा जो कांस्टेंट है सिग्मा, इसको हम बाद में लिखूंगा, इसमें स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं, स्टीफन कांस्टेंट। इसी तरह से इसने जो पावर एब्जॉर्ब किया है, सराउंडिंग के कारण जो पावर इस पर गिरा है उसका कुछ हिस्सा इसने एब्जॉर्ब किया है। अगर मैं इसकी बात करूं तो पावर एब्जॉर्ब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होगा। जितना ज्यादा एब्जॉर्प्टिव पावर होगा उतनी ज्यादा रेडिएशन से एब्जॉर्ब करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ कोर्स सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रेडिएशन उतनी ज्यादा गिरेंगी। भाई मान लो कि मुझे कोई गीला तौलिया सुखाना उसको, तो क्या करूं बड़ा, फोल्ड करके धूप में रख दूं या ऐसे फैला के, और उसे फैला के रखोगे तो ज्यादा रेडिएशन उसके ऊपर गिरेंगे। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। अरे भाई किसके टेम्परेचर की पावर 4? खुद के टेम्परेचर की पावर 4 नहीं, जो मेरे ऊपर पावर गिर रहा है वो सराउंडिंग से जो रेडिएशन है वो गिर रही है, तो इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4। और मैं कह सकता हूं कि पावर एब्जॉर्ब्ड की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी सम कांस्टेंट इनटू ए इंटू कैपिटल ए इंटू सराउंडिंग की पावर 4। समझ गए बेटा इस बात को? आसान सा काम है, ठीक है, आसान सा काम बेटा, बिल्कुल आराम से। मुझे ऐसा लगता है कि तुम सारी की सारी बात बड़े आराम से समझ गए हो। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो बेटा हमारा टेम्परेचर T है, सराउंडिंग का टेम्परेचर TS है, E और A की वैल्यू सेम है, एरिया आपके पास A है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है मान लो, तो ऑब्वियस बात है कि पावर एमिटेड जो है वो ज्यादा होगी और पावर एब्जॉर्ब्ड जो होगी वो कम होगी। इजंट इट? तो नेट पावर का इनकमिंग नहीं होगा, नेट पावर का आउटगोइंग होगा, और नेट पावर का जो आउटगोइंग होगा बेटा दैट विल बी पावर एमिटेड माइनस पावर एब्सॉर्ब्ड। पावर एमिटेड कैन बी रिटन एज ई ए सिग्मा हमारे टेम्परेचर की पावर 4 माइनस पावर एब्जॉर्ब इज स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए इंटू सिग्मा इंटू सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। ई बाहर निकाल लो, ए बाहर निकाल लो, सिग्मा बाहर लो, सिर्फ ई को बाहर निकाल लिया बेटा, ई और स्मॉल ए सेम ही तो है, बाहर निकाल सकते हैं, इनटू हमारे टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। बन गया हमारा काम। इस रेट से लगातार हीट आपसे बाहर जा रही है। आप चाहो तो बेटा इसे dQ/dt भी लिख सकते हो। इस रेट से हीट बाहर जाए जा रही है। सिग्मा जो है बेटा इट इज नोन एज स्टीफन्स कांस्टेंट। बेटा इसकी वैल्यू को लेके बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। मैं वैल्यू लिख देता हूं 5.67 इंटू 10⁻⁻8। बेटा यूनिट कितनी आसान है, वाट। एरिया नीचे जाएगा तो मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर की पावर 4 नीचे जाएगा तो केल्विन की पावर 4। सर मुझे क्या ये वैल्यू याद रखनी है? नहीं बेटा तुम्हें याद नहीं रखनी, सवाल में दे रखी होगी। और हो सकता है बेटा कैलकुलेशन आसान करने के लिए जो 5.67 इंटू 10⁻⁻8 लिखी हुई ना, इसकी जगह 6 इंटू 10⁻⁸ लिखी हो, तो बेटा जो लिखी हो यूज़ कर लेना। इसमें झगड़े वगड़े मत करना कि अरे नहीं हमारे सर ने तो कुछ और सिखाई है, ये हमारे पास सिग्मा। अच्छा एक बात और, ये जो हीट बाहर जा रही है इसके कारण हमारी इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर घट रहा होगा। तो इस कारण से अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इसकी स्पेसिफिक हीट अगर s है, तो मैं इस dq को बड़े आराम से लिख सकता हूं ms इंटू dt मतलब बेटा तुम्हारा छोटा सा चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय बेटा ये dt। समझ गए बेटा? ये जो एक तरह से पावर बाहर गई है इसको मैं लिख सकता हूं dQ/dt। इसकी वैल्यू आई है ई ए सिग्मा हमारे टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। हीट गई बेटा लगातार बाहर की तरफ। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस MS dt अपॉन dt। बेटा माइनस भी लगा देना। सर माइनस किस बात का? क्योंकि बेटा हीट लगातार बाहर जा रही है, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बेटा बल्कि वो घटेगा। तो ये जो dt अपॉन dt है कुल मिलाकर नेगेटिव आना।
इसे हम चाहें थोड़ा रेट ऑफ कूलिंग वगैरह भी कह सकते हैं, इसको हम चाहें तो रेट ऑफ कूलिंग भी कह सकते हैं कि किस रेट से हमारा टेम्परेचर लगातार घट रहा है। ठीक है, मैंने सिर्फ dq को क्या लिखा है, msdt। माइनस किस बात को लगा बेटा, नेट हीट बाहर जा रही तो टेम्परेचर घटेगा, तो उस घटने वाली चीज को कंपनसेट करने के लिए माइनस लगा दिया। चलिए बेटा, इस बात पे आपसे एक सवाल पूछते हैं। ऑब्जेक्ट है बेटा, उसका टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस है। हमने जितने भी फॉर्मूला निकाले उसमें टेम्परेचर बेटा केल्विन में था, कन्वर्ट कर लेना। सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये है कि बाहर पावर ज्यादा जाएगा और एब्जॉर्ब मैं कम करूंगा, उसके कारण मेरा लगातार टेम्परेचर घटेगा 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 और फाइनल टेम्परेचर मेरा वही हो जाएगा जो सराउंडिंग का, कभी ना कभी। ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है बेटा 20 केजी, इसकी स्पेसिफिक हीट दे रखी है 4000 जूल पर केजी पर केल्विन। बड़ा ये स्पेसिफिक हीट कहां काम आती है आप हल्का फुल्का जानते हो, dq इज इक्वल्स टू msdt में। इस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया 20 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ई और ए की वैल्यू 0.8 दे रखी है। पहले मुझसे पूछा फाइंड नेट पावर आउटगोइंग थ्रू रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू सिस्टम में से कितना पावर बाहर जा रहा है, बाहर पावर बाहर जा रहा है ई ए सिग्मा, हमारे टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। ई की बेटा वैल्यू 0.8, एरिया बेटा 20 मीटर स्क्वायर, सिग्मा 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, केल्विन की पावर 4 से बड़ा ये केल्विन की पावर 4 कैंसिल, वाट में आपका आंसर आ जाएगा। हमारे टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4, हमारा टेम्परेचर 400 केल्विन है बेटा। 127 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में अगर कन्वर्ट करना तो 273 से ऐड कर दो, तो 400 केल्विन की पावर 4 माइनस सराउंडिंग बेटा 27 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन होगा, 300 केल्विन की पावर 4। बड़ा ये 100 बाहर है, 10 की पावर 2 की पावर बड़ा 4 आ गया, 10 की पावर 8 आ गया, वो 10 की पावर 8 और ये 10 की पावर -8 बड़ा कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा 0.8 इंटू 20 इंटू 5.67 इंटू 4 की पावर 4 बड़ा 256 हो गया होगा, 3 की पावर 4 बड़ा कितना हो गया 81। ठीक है बेटा, ये मेरे ख्याल से वैल्यूज आ गई हैं, देखते हैं बेटा कितनी आई। बड़ा मेरे ख्याल से ये आ गया होगा शायद 15,876 वाट। इस इंस्टेंट पर बेटा इस रेट से हीट लगातार बाहर जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है। पहला सवाल तो हो गया। सर रेट ऑफ कूलिंग क्या है? रेट ऑफ कूलिंग का अर्थ है कि कितना टेम्परेचर घट रहा है प्रति यूनिट टाइम। तो आप बोलोगे सर वेरी इजी, ये जो पावर बाहर जा रहा है इसे हम लिख सकते हैं dq अपॉन dt। dq को हम हमेशा लिख सकते हैं msdt, बस एक माइनस साइन लगा दो, क्यों? क्योंकि बेटा टेम्परेचर घट रहा है, बस इतनी सी बात है। dq बेटा कितना आ गया 15,876 माइनस, ठीक है, मास कितना है 20 kg, एस कितना है 4000 इंटू dt अपॉन dt। यहां से चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम की वैल्यू आ जाएगी माइनस में, डिवाइड करना है इसको, दिस डिवाइडेड बाई 0.20 केल्विन पर सेकेंड। ये ले बेटा, इसका मतलब प्रति सेकंड, माइनस क्या बता रहा है कि टेम्परेचर लगातार घट रहा है। वैसे अगर रेट ऑफ कूलिंग पूछे ना तो माइनस के बिना भी आंसर बोल सकते हैं, क्योंकि कूलिंग तो उसने बोल ही दिया, तो आप बोल सकते हैं कि रेट ऑफ कूलिंग है 0.20 केल्विन पर सेकेंड।
कूलिंग से अपने आप ये बात अपने आप क्लियर होगी कि हाँ भाई टेम्परेचर घट रहा है। वैसे मैथमेटिकली अगर दिखाना हो तो बोलते ना कि सर dt अपॉन dt इज -0.20 केल्विन पर सेकेंड। ठीक, सिंपल सा सवाल समझ गए होंगे बेटा। इस कॉन्सेप्ट पर बड़ा जेई एडवांस ने पहले से भी सवाल पूछ रखे हैं यार। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बड़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से बड़े आराम से प्रूव हो सकता है। मैं कर नहीं रहा, मैं डायरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा हूं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है कि अगर आपका टेम्परेचर अगर T है, आपका टेम्परेचर अगर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर Ts है, आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो ऑफ कोर्स लगातार आप में से हीट बाहर जाएगी और आपका टेम्परेचर घटेगा। तो आपका जो चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के। आपका जो टेम्परेचर घट रहा है उसकी जो रेट है कि कितना तापमान प्रति सेकंड घटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके और सराउंडिंग के टेम्परेचर डिफरेंस के। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि dt अपॉन dt चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय टाइम टेकन इज इक्वल्स टू माइनस सम कॉन्स्टेंट्स इनटू हमारा टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। सर ये माइनस क्यों लगा दिया बेटा? माइनस वापस से वही वाली बात बोलने के लिए कि हमारा जो dt अपॉन dt है मतलब चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम में पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग का कम है, तो हमारा टेम्परेचर तो घटेगा ना टाइम के साथ। तो उन्होंने जानबूझ के माइनस लगा दिया। दिस इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तभी काम देगा जब हमारे और सराउंडिंग के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। ठीक है, हालांकि सवाल में अक्सर लिखा रहता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज वैलिड, देन क्या क्या होगा। ये बड़ा हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, प्लीज इसे याद रखें। अच्छा सा छोटा सा पॉइंट है, कोई बहुत भारी बात इसमें है ही नहीं। ठीक है बेटा, इतना सा पॉइंट हम याद रख लेंगे तो हमारा काफी हद तक काम चल जाएगा। एक सवाल करते हैं और इस सवाल का जो आंसर आएगा उसे हम याद भी रखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका T इज इक्वल्स टू 0 पर, मतलब शुरुआत में टेम्परेचर T0 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts है जो फिक्स है। हमारा जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा है। सवाल में पूछा है अज्यूमिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग टू बी वैलिड, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड है, फाइंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी टाइम T। किसी भी टाइम T पर इस बॉडी का, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना होगा। ये तो तय है कि इनफाइनाइट टाइम बाद, काफ़ी टाइम बाद इसका टेम्परेचर भी Ts हो जाएगा, लेकिन किसी भी टाइम पर टेम्परेचर कितना होगा हमें ये निकालना है। शुरुआती टेम्परेचर T0 है, फाइनली इसका टेम्परेचर भी Ts ही होना है। बड़ा मान लीजिए कि हमारे रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और हमने उसके अंदर कोई 80 डिग्री सेल्सियस की गर्म गर्म चाय रख दी किसी कप के अंदर, तो हम जानते हैं कि उसका टेम्परेचर 80 से घटते 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 फाइनली 25 होना तय है। लेकिन किसी भी टाइम पर कितना टेम्परेचर होगा ये हमें निकालना है। निकालते हैं। मान लेते हैं कि बेटा किसी भी टाइम T पर इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर घटते घटते T हो गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर अब भी Ts ही है। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट ही मानेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बेटा कि कप में चाय ठंडी होगी तो रूम गर्म हो गया, ऐसा तो है नहीं। हम रूम का टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट ही मानेंगे। इसका जो रेट ऑफ कूलिंग है dt अपॉन dt है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा इस टाइम पर टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। यही बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। इसको नीचे ले गया हूं, मैं कह सकता हूं कि dt अपॉन t माइनस ts इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू डी टी। इंटीग्रेट किए तो कोई कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो उसको। बिल्कुल शुरुआत में जब आपका टाइम 0 था तब आपकी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर था T0। किसी भी टाइम T पर आपकी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जाएगा T। इसका इंटीग्रेशन जानता हूं कि इसका इंटीग्रेशन आएगा ln T माइनस Ts, लिमिट कहां से कहां तक, T0 से T तक, दैट इज इक्वल्स टू माइनस KT। और यहां से मेरे पास आ गया ln T माइनस Ts अपॉन T0 माइनस Ts, बड़ा लिमिट्स पुट किए मैंने, इज इक्वल्स टू माइनस KT।
चाहो तो बेटा ये वाला एक्सप्रेशन याद रख सकते हो, आपके आगे जाके भी काम आएगा। लेकिन खैर मैं तो मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं इससे बड़े आराम से लिख सकता हूँ कि t माइनस टी एस अपॉन टी नॉट माइनस टी एस इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस के टी। इससे मेरे पास t की वैल्यू आ जाएगी टी एस प्लस टी नॉट माइनस टी एस इंटू ई रेज टू पावर माइनस के टी। किसी भी टाइम पर आपके ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर ये रही, चेक करना थोड़ा चेक कर लो। जैसे टाइम को 0 पुट करो, ई रेज टू पावर 0 तो बड़ा 1 होता है, टी एस कैंसिल, तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आ गया टी नॉट। क्या सच्ची में टी इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टी नॉट था क्या? यस ऑफ कोर्स। जब टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी देर बाद, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0, ये टर्म ही खत्म हो गई, टी इज इक्वल टू टी एस। ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा। ऑब्वियस बात है बेटा, ऑब्जेक्ट ठंडी होते होते वही हो जाएगी जो उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर है। अगर कोई मुझे ये भी कह देना सर ग्राफ बनाओ, मैं ग्राफ भी बना सकता हूँ। ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो शुरुआत में था टी नॉट, और ये बेटा आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर दैट इज टी एस। और हमें बता रखा है कि शुरुआत में आपका टेम्परेचर है टी नॉट और टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर आपका टेम्परेचर घटते 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 टी एस हो जाएगा। ई रेज टू पावर माइनस एक्स टाइप का आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। फिर भी बड़ा ये वाला एक्सप्रेशन याद रखोगे तो हमारे कई सवालों के अंदर काम आ सकता है कि लॉग ऑफ किसी भी टाइम पर टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल्स टू इनिशियल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग माइनस के इंटू टी। टी क्या है? टी नॉट से टी तक लाने में लगा गया समय। ठीक, आगे चलते हैं बेटा। एक बढ़िया सा अच्छा सा सवाल, इस तरह का सवाल बेटा शीट में भी है और जे ने ही पूछ रखा है। पहले बेटा सवाल ढंग से पढ़े। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है जो 20 डिग्री सेल्सियस है। ऑब्वियस बात है कि इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर घटते 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 फाइनली 20 होना है। सवाल में क्या रखा है कि 40 से 35 डिग्री सेल्सियस होने में 20 मिनट लगते हैं, तो बताओ कि 35 से 30 होने में कितना समय लगेगा। मेरे ख्याल से मुझे सवाल लिखाने की जरूरत नहीं, ऐसे काम बचा जाएगा। 40 से 35 होने में अगर 20 मिनट लगते हैं तो 35 से 30 होने में कितना समय लगेगा। तो मैं एक तो बेटा फॉर्मूला लगाने के मूड में हूँ। फॉर्मूला हमारे पास ये था कि लॉग ऑफ फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इनिशियल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल्स टू माइनस के टी। यही था बेटा। चाहो तो बेटा आप इसे फाइनल लिख दो और चाहो तो इस टी नॉट को, जो टी नॉट की जगह आप इनिशियल लिख दो। तो यहां से जब यहां आ रहे हो तो ये तो फाइनल टेम्परेचर है, ये आपका इनिशियल टेम्परेचर है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि लॉग ऑफ फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग अपॉन इनिशियल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, इनिशियल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी। टी कितना लग रहा है? 20 मिनट। मैं इसको लिखता हूं एलन बड़ा 15/4, 15/4 एलन 3/4 लिख दो बड़ा इसको, एलन 3/4। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि एलन 4/3 इज इक्वल्स टू के इंटू 20 मिनट्स। बड़ा कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने माइनस को उड़ा दिया और वो एलन 3/4 को 4/3 लिख दिया। आगे चलते हैं बेटा। अगली बार तुम, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था 40 से 35 आए थे, अगले बेटा तुम 35 से 30। जब तुम 35 से 30 पे आ रहे हो तो अब ये इनिशियल है और ये फाइनल है। ये तो टाइम टेकन है, ये अब इनिशियल है और अब ये फाइनल है। फिर से फॉर्मूला वैल्यूज रख दो, लॉग ऑफ फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इनिशियल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी। टी मुझे निकालना है बड़ा, ये मेरे पास आ गया एलन बड़ा ऊपर 10 नीचे 15 दैट इज इक्वल्स टू एलन 2/3
शुड बी इक्वल टू माइनस के टी। बेटा मैं अगर माइनस को हटाऊं तो मैं लिख सकता हूं कि ln 3/2 इज इक्वल्स टू के टी। मेरे ख्याल से के तो मैं सवाल में दिन रखा, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड किया तो टी की वैल्यू आ गई बेटा कितनी 20 मिनट्स इंटू ln 3/2 अपॉन ln 4/3। ये आपका आंसर है। ऑब्वियस बात है बेटा, आप ये और एक्यूरेटली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है बेटा, इतना काफ़ी। बट फिर भी मैं एक बार वैल्यू निकाल देता हूँ क्योंकि मैं कुछ और भी आगे करना चाहता हूँ, ठीक है। बेटा लगभग 28.18 मिनट हमारा आंसर आ गया। सर आपने तो कैलकुलेटर से निकाला, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो ठीक है बेटा आपके पास ऑप्शंस भी है ना, वो लॉग वाले होंगे और उनको टिक लगा देना है, कोई इतना लोड देने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक, मैंने तो जानबूझ के कोई काम करना चाहता हूँ इसलिए किया मैंने। मैं इस सवाल को एक तरीके से और सोच सकता हूँ। देखो बेटा आपके पास ऑब्जेक्ट है, टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। सवाल के हिसाब से 40 से 35 होने के अंदर जो समय लगा है वो 20 मिनट लगे। तो बताओ कि 35 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगेगा, यही था सवाल। फॉर्मूले में वैल्यूज करने से, पुट करने से आंसर आ ही जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसी सवाल को हम हल्का फुल्का अगर अप्रोक्सीमेशन लगाए ना तब भी बेटा आपका आंसर आ सकता है। कैसे बेटा, सीधा ही न्यूटन्स लॉ लगाओ तुम तो। अरे न्यूटन्स लॉ मतलब F इज टू एम ए नहीं, न्यूटन्स लॉ मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाई टाइम टेकन इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स हमारा टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सीधा लगाओ। 40 से 35 हुआ तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ है -5 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई dt मतलब लिया गया समय। लिया गया समय आपके पास है 20 मिनट, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के हमारा टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग का टेम्परेचर तो 20 डिग्री सेल्सियस। सर हमारा टेम्परेचर क्या लिखें, हमारा तो 40 से 35 हो रहा है, ना तो 40 लिख ना 35 लिख, दोनों का एवरेज लिख दे। 40 और 35 का एवरेज आएगा 37.5 डिग्री सेल्सियस। बड़ा डिग्री सेल्सियस वैसे ही कैंसिल, मेरे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी माइनस, बड़ा माइनस भी कैंसिल हो जाएगा शायद, ये माइनस में बड़ा कितना 5/20 मिनट्स इज इक्वल्स टू k इंटू 17.5। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। यही न्यूटन्स ऑफ कूलिंग अब वापस से लगाओ यहां से यहां तक। व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, आप बोलोगे सर वही -5 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टाइम टेकन, मेरे बच्चे बोले सर वही तो निकालना है, दैट इज माइनस के हमारा टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग का टेम्परेचर तो 20 डिग्री सेल्सियस। सर हमारा क्या लिखूं, 35 लिख दूं ना बेटा, सर 30 लिख दूं ना, एवरेज ले ले। एवरेज आएगा तेरे पास 32.5। ठीक है बेटा, मेरे पास आ जाएगा माइनस तो कैंसिल बेटा 5/T इज इक्वल्स टू K इंटू 12.5। मैं तो कह रहा हूं कि दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करता हूं। जैसे ही मैंने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया,
5 से 5 कैंसिल, t अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 17.5 अपॉन बड़ा 12.5, दैट इज t इज इक्वल्स टू 20 मिनट्स इंटू 7/5। बेटा कितना 28 मिनट आ गया होगा। इस तरह से अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लगाता हूं तो 28 मिनट आता है, और अगर पूरा ढंग से कैलकुलस अगर यूज करता हूं तो 28.18 मिनट आता है। इसलिए बेटा मैंने जानबूझ के ऐसे लॉग को सॉल्व करके आंसर निकाला था कि अप्रोक्सीमेशन लगाने पर भी आंसर लगभग वही आता है। तो सर मुझे कौन सा तरीका यूज करना है? बेटा आंसर अगर लॉग वगैरह में दे रखा तो ऑब्वियस यूज करना है, और अगर लॉग वगैरह में आंसर नहीं दे रखा, अगर आंसर ऐसे बेटा न्यूमेरिकल वैल्यूज में दे रखा है, तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि अप्रोक्सीमेशन से भी आंसर आपका बड़े आराम से इत्मीनान से आ जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बेटा एक छोटी सी बात और, दैट इज सोलर कांस्टेंट। बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये सन है और कैपिटल आर जो है वो सन का रेडियस है। हम सन को बड़ा परफेक्टली ब्लैक बॉडी मान सकते हैं बिकॉज वो बहुत अच्छा एमिटर है। जितना अच्छा एमिटर होगा उतना अच्छा एब्जॉर्बर होगा, तो आप उसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी मान सकते हो। तो सन के लिए आप ऐसा लिख सकते हो कि उसके ए की और ई की जो वैल्यू है वो 1 है। सन का टेम्परेचर लेट से टी है, ठीक है बेटा। सन का टेम्परेचर लेट से टी है, तो सन जो पावर एमिट करेगा उसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं ई ए सिग्मा सन के टेम्परेचर की पावर 4। बेटा सन को हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी अगर माने तो ई की वैल्यू तो 1, एरिया आएगा 4πr² इंटू सिग्मा इंटू टेम्परेचर की पावर 4। ये लगातार पावर जो है वो सन एमिट कर रहा है। किधर कर रहा है? हर तरफ हर तरफ हर तरफ हर तरफ। यही पावर जो लगातार बाहर की तरफ फैलती जाएगी फैलती जाएगी फैलती जाएगी, और वही पावर बेटा हमारे पास कभी कभी पहुंच भी रही है, अर्थ के पास भी पहुंच रही है। कभी नहीं बेटा अर्थ के पास भी तो पहुंचेगी वाली पावर। ऐसे मान लीजिए कि जो अर्थ है वो सन से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है, ऐसे स्मॉल आर डिस्टेंस दूर अर्थ है। ये रही बेटा आपकी मतलब अपनी अर्थ। ये बेटा आपके पास अर्थ। जो इसने पावर निकाली थी वो हम जानते हैं इतनी है। यही पावर बड़ा लगातार दूर जाओगे दूर जाओगे दूर जाओगे दूर जाओगे फैलती जाएगी। हमारी अर्थ पर कितनी इंटेंसिटी गिर रही है, हमारी अर्थ पर कितनी इंटेंसिटी गिर रही है वो हम निकाल सकते हैं। ये जो पावर एमिट हुई है आप ऐसा मान के चल सकते हो कि ये सारे के सारी पावर जो है वो एक तरीके से ऐसे पूरे के पूरे स्मॉल आर रेडियस के होलोस्फीयर के ऊपर बट गई है। तो हमारी अर्थ पर जो इंटेंसिटी आएगी बेटा दैट विल बी पावर एमिटेड। बेटा पावर एमिटेड इज 4π कैपिटल R² इंटू सिग्मा टेम्परेचर की पावर 4 अपॉन 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 कितने एरिया फैल गए 4π स्मॉल R²। तो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू टेम्परेचर की पावर 4। ये आ गई है हमारी अर्थ पर एक तरह से सन की वजह से आने वाली इंटेंसिटी। इसकी वैल्यू लगभग बेटा लगभग 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर है। 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर के आसपास ही इंटेंसिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि अर्थ की सरफेस पर अगर कोई मैं सोलर पैनल बिछा दूं 1 मीटर इंटू 1 मीटर 1 मीटर इंटू 1 मीटर का अगर मैं सोलर पैनल अगर बिछा दूं तो पर सेकंड उस पर 1400 जूल एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में लगातार गिर रही है। उसका कितना पोर्शन वो इलेक्ट्रिसिटी में कर पाता है वो तो सोलर पैनल की एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। अगर आपका सोलर पैनल 20% भी अगर एफिशिएंट है तो वो लगातार 200 वाट पावर बना रहा है, 280 वाट बना रहा है। 1400 इंटू 20/2200 अगर 20% भी एफिशिएंसी है तो 1400 इंटू 20/100 इतनी पावर लगातार बना रहा है।
अगर आपका सोलर पावर अगर 100%, अगर वो सोलर सेल 100% अगर काबिल है, तो वो 1 मीटर इंटू 1 मीटर पर तो 1400 वाट की जो सोलर एनर्जी गिरी है उसको पूरी की पूरी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। एंड एज यू कैन सी दैट कि ये तो बहुत अच्छी खासी एनर्जी है, ये तो हमारी सारी के सारी जो एनर्जी की जो प्रॉब्लम्स है उसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकता है, अच्छी खासी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है ना। तो बेटा ये हमारा एक तरह से सोलर कांस्टेंट है, इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, सोलर कांस्टेंट। एक छोटी सी बात और, हालांकि पता नहीं बेटा कितने काम की कितने काम की नहीं है, मान लीजिए कि सन ने हमारी आंखों पर जो एंगल सबस्टेंड कर रखा है वो मान लीजिए बेटा ये वाला एंगल है थीटा। तो थीटा को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं, बेटा इतनी याद तो सबको आती है, 2 टाइम्स कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। बेटा ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, ये डिस्टेंस है 2 टाइम्स कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो इसी सोलर कांस्टेंट को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं कि कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर को मैं क्या लिखता हूं, 2 टाइम्स ऑफ थीटा। तो 4 टाइम्स थीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू टी की पावर 4। ठीक है ना, कि जो सन है उसने हमारी आंख पर कितना एंगल सबस्टेंड किया, बेटा वो एंगल यहां पर लिख देना रेडियन के अंदर, तो आप बड़े आराम से बड़ा काम बना सकते हो। बेटा मैंने 4 नीचे आएगा, कैपिटल आर अपॉन आर है, बेटा थीटा कितना है 2 टाइम्स कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो बेटा मैं कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर को क्या लिखता हूं, थीटा बाई 2। तो थीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू टी की पावर 4 अपॉन बेटा 4 नीचे आएगा, बिकॉज बेटा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इज बेसिकली थीटा बाई 2, तो उसका स्क्वायर होगा भी थीटा स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। ये हमारा सोलर कांस्टेंट है। हालांकि दिस फॉर्मूला इज मोर देन इनफ, वो तो बड़ा मैंने जानबूझ के थीटा के टर्म्स में इसलिए निकाल दिया क्योंकि सवाल एक जगह पूछ रखा था। आई रियली होप कि बेटा सारी की सारी बात आपको समझ में बढ़िया से आ गई है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बेटा हीट ट्रांसफर की सारी शीट निपटा लेना, खास तौर से बेटा एटलीस्ट इसेंशियल शीट तो निपटा ही लिया था। ये मिट क्यों रहा है, ये चाहता है नहीं कि तुम होमवर्क करो, ठीक, लो 2 बार आ गया, ठीक है। इसेंशियल शीट बेटा पूरी की पूरी निपटा लेना। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, द नेक्स्ट चैप्टर कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। अच्छे सवाल पूछते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट आते हैं, बढ़िया सवाल पूछते हैं, और मोस्टली सवाल ऐसे होते हैं कि जो बच्चा कर लेता है। फॉर्मूले भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं है, बहुत ही फंडामेंटल काइंड ऑफ टॉपिक है बेटा। और जेई एडवांस हो चाहे जेई मेन हो, सवाल बेटा इसमें पूछते हैं, अच्छा पूछते हैं। जेई मेन का सवाल अगेन ये मान के चलना बेटा, जो पढ़ रहे हैं, जो बोर्ड पर लिख रहे हैं, भले कितना शॉर्ट में पढ़ा दूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी फीलिंग है कि जब हम बोर्ड पर लिखेंगे उसमें से कोई ना कोई जेई मेन में सवाल होगा। सीधा मुद्दे पे आता हूँ, बड़ा इधर उधर की बात नहीं करता मैं। अगर आपको बड़ा कैपेसिटेंस पर अगेन इधर उधर की बातें अगर सुननी है तो मैंने एक्चुअल लेक्चर के अंदर इधर उधर की बातें भी कर रखी है कि एग्जैक्टली कैपेसिटेंस वगैरह क्या है। बट मैं तो है ना अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपको सवाल करने में सक्षम बनाने पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, कि टाइम थोड़ा सा कम है। तो मैं सीधा मुद्दे पे आ रहा हूँ। किसी भी मेटल और हाँ बेटा मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, कैपेसिटेंस डिफाइन कर रहा हूँ। कोई मेटल और कंडक्टर कितने बढ़िया से कितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाते हैं, उस चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को बड़ा हम नाम देते हैं कैपेसिटेंस। लिखना चाहो तो लिख सकते हो बड़ा, कैपेसिटेंस इज कैपेबिलिटी ऑफ ए मेटल और कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। कोई कंडक्टर और मेटल कितना ज्यादा चार्ज स्टोर करने की क्षमता रखता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे। किसी किसी मेटल के पास अपनी शेप, साइज, ज्योमेट्री और मीडियम के कारण हो सकता है कि चार्ज स्टोर करने की क्षमता किसी के पास ज्यादा हो, तो हम बोल देंगे उसके पास कैपेसिटेंस ज्यादा है। किसी ऑब्जेक्ट के पास उसकी शेप, साइज और ज्योमेट्री और सराउंडिंग के कारण हो सकता है कि चार्ज स्टोर करने की क्षमता कम हो, तो हम बोल देंगे उसका कैपेसिटेंस कम है।
ये मेरे पास बेटा कोई ना कोई कंडक्टर है, मैं इसको लगातार चार्ज दिए जा रहा हूं। चार्ज मैं इसका जैसे जैसे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे लगातार इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, लगातार बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। ठीक है बेटा, अगर मुझे इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस डिफाइन करना है तो मैं सीधा कह सकता हूं इस कंडक्टर का या इस मेटल का अगर मुझे कैपेसिटेंस डिफाइन करना है, सी से मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इट इज सिंपली डिफाइंड एज कितना चार्ज स्टोर किया है इसने पर यूनिट पोटेंशियल। कितना चार्ज है पर यूनिट पोटेंशियल, कितना चार्ज इसके पास है पर यूनिट पोटेंशियल। दिस रेशियो इज सिंपली डिफाइंड एज योर कैपेसिटेंस। इस बात से यह अंदाजा मत लगा लेना कि ये कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड करता है, नहीं बेटा। चार्ज पोटेंशियल अगर दुगना करोगे तो चार्ज अपने आप दुगना हो जाएगा, चार्ज को 3 गुना करोगे पोटेंशियल 3 गुना हो जाएगा, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा। चार्ज को अगर 4 टाइम्स करोगे पोटेंशियल 4 टाइम्स आएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस क्यू पर डिपेंड नहीं करता है, क्यू अपॉन पोटेंशियल, ये जो रेशियो है इसको हम बड़ा क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। जैसे मान लीजिए कि मुझ में और कोई एक्स पर्सन है, दोनों में कौन बेटर बैट्समैन है, किसमें रन बनाने की क्षमता ज्यादा है, तो सिर्फ और सिर्फ रन डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन कितने बेटर रन बना सकता है, कितने आपने रन बनाए पर यूनिट कितनी बॉल आपने खाई, उससे डिसाइड होगा कि कौन कितना अच्छा रन बनाता है, या फिर कितने रन बनाए पर यूनिट कितनी इनिंग्स खेली, उस रेशियो से आइडिया लगेगा कि आपके अंदर रन बनाने की कैपेसिटी क्या है। तो पर यूनिट पोटेंशियल आपने कितना ज्यादा चार्ज स्टोर किया है, दैट रेशियो इज डिफाइंड एज योर कैपेसिटेंस। ठीक है बेटा, कैपेसिटेंस के बारे में यहां पर जितनी बातें समझ में आती है बेटा वो सारे के सारे एक एक करके लिखो। सबसे पहली बात बेटा यूनिट, ऊपर चार्ज तो ऊपर तो आ गया कूलाम्ब, नीचे बेटा पोटेंशियल बेटा दैट इज ऑफ कोर्स वोल्ट। कूलाम्ब पर वोल्ट इज आल्सो नोन एज बेटा योर फैरेड। बेटा फैरेड को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बेटा मिली फैरेड तुम समझ गए होंगे, इट इज 10⁻³ फैरेड। ये बेटा माइक्रो फैरेड, इट इज ऑफ कोर्स 10⁻⁻6 फैरेड। ये बेटा आपका नैनो फैरेड मतलब 10⁻⁹ फैरेड। डायमेंशन बड़े आराम से ले देंगे, ऊपर तो चार्ज है बेटा, चार्ज की डायमेंशन तो मेरे पास है IT, नीचे वोल्ट, मेरे बच्चे बोले वोल्ट की डायमेंशन तो मुझे याद ही नहीं है बेटा। वोल्ट मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल मेरे ख्याल से होता था वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन की तो याद रहती है ना, mL2T-2 अपॉन चार्ज, बेटा चार्ज वापस से ऐसा हो जाएगा IT। कुल मिलाकर मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी m⁻⁻1, L⁻⁻2, T⁻4, I⁻2। जब जब कंडक्टर को चार्ज दूंगा पॉजिटिव तो पोटेंशियल भी आएगा पॉजिटिव, जब जब कंडक्टर को चार्ज दूंगा नेगेटिव तो पोटेंशियल भी आएगा नेगेटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट्स वैल्यू इज गोइंग टू बी नॉन नेगेटिव। बेटा नॉन नेगेटिव मतलब या तो जीरो या पॉजिटिव, जीरो या बेटा पॉजिटिव। जीरो बेटा मान लो किसी पास चार्ज स्टोर करने की क्षमता ना हो तो जीरो बोल देना उसे। ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, कैपेसिटेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ना चार्ज के पास डायरेक्शन ना पोटेंशियल के पास डायरेक्शन, तो ऑफ कोर्स ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। सर ये बात समझी नहीं, फॉर्मूले में तो Q/V लिखा है, अगर चार्ज पर डिपेंड करता तो चार्ज को दुगना करने से कैपेसिटेंस या तो दुगना होता या तिगुना होता या हाफ होता या 1/4 होना चाहिए था ना। लेकिन तुम तो जानते हो कि चार्ज को तुम दुगना करोगे तो कंडक्टर का पोटेंशियल दुगना हो जाएगा, तो 2 से 2 क्या जाएगा, कैंसिल। इसका मतलब कैपेसिटेंस डजंट डिपेंड ऑन द चार्ज। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कैपेसिटेंस डजंट डिपेंड ऑन चार्ज। तो सर किस पर डिपेंड करता है बेटा, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट की शेप, साइज, ज्योमेट्री और सराउंडिंग पे। कोई छोटी बॉल है, हो सकता है कि वो कम चार्ज स्टोर कर सकती हो, कोई बड़ी बॉल है, हो सकता है कि वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकती हो। तो इट डिपेंड्स ऑन, हालांकि हम बाद में इस बात को न्यूमेरिकल से प्रूव भी कर देंगे, इट डिपेंड्स ऑन शेप, साइज, जियोमेट्री एंड ऑफ कोर्स मीडियम। जो मीडियम है उस पर भी डिपेंड करेगा, कैसे वो देख लेंगे। ठीक है ना, बेसिक बात मेरे ख्याल समझ में आ गई। आगे चलते बेटा,
नेक्स्ट मेरे पास दो मेटल्स है बेटा, एक मेटल वो रहा, दूसरा मेटल ये रहा, दूर दूर पड़े, ठीक। पहले वाले मेटल ने 4 मिलीकूलम चार्ज स्टोर कर रखा है, दूसरे वाले ने 5 मिलीकूलम चार्ज स्टोर कर रखा है, ज्यादा चार्ज स्टोर कर रखा है उसने। लेकिन इसका पोटेंशियल 0.2 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उसका कैपेसिटेंस अगर C1 है और इसका कैपेसिटेंस अगर C2 है, तो आपको यह बताना है कि C1 और C2 में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब कोई बच्चा जो कम सोचता होगा ना, वो बोलेगा सर इसने चार्ज ज्यादा स्टोर कर रखा है तो इसका कैपेसिटेंस बड़ा है, इसने चार्ज कम स्टोर कर रखा है तो इसका कैपेसिटेंस कम है। अरे नहीं बेटा, कोई बाल्टी कितना पानी स्टोर कर सकती है वो इस बात पर थोड़ी डिपेंड करता है कि पहले से कितना पानी पड़ा है। खाली बाल्टी भी अच्छा खासा पानी स्टोर कर सकती है कि नहीं? तो पहले से कितना चार्ज स्टोर है उससे हम इतना आइडिया लगाएंगे, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। अगर ये निकालना है तो आप तो सिर्फ और सिर्फ ये निकाल लो कि इसका कैपेसिटेंस विल बी इसका चार्ज 4 × 10⁻³ कूलम अपॉन 0.2 वोल्ट। बड़ा मेरे ख्याल से 20 × 10⁻³ कूलम पर वोल्ट इज नोन एज फैरेड। बड़ा मेरे ख्याल से 20 मिली फैरेड इसका कैपेसिटेंस। तो ये आ गया। सर इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा? बड़ा इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, Q/V। Q कितना बेटा? 4 मिलीकूलम, 4 × 10⁻³ बेटा 0.2 है। इसका कैपेसिटेंस कितना है? इसने चार्ज स्टोर कर रखा है 5 मिलीकूलम, 5 × 10⁻³ कूलम 2 वोल्ट पे, दैट इज 2.5 मिली फैरेड। ये 20 मिली फैरेड, वो बड़ा 2.5 मिली फैरेड। ऑफ कोर्स बड़ा ये वाला कैपेसिटेंस बड़ा है, C1 इज मोर देन C2। अगर इस पर चार्ज ना भी होता तो पोटेंशियल भी नहीं होता, तब भी इसका कैपेसिटेंस इसके कैपेसिटेंस से ज्यादा ही होता। एक बार आपने कैपेसिटेंस निकाल लिया तो अब तुम इसका चार्ज हटा भी दोगे तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, चार्ज भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो, तब भी सर कैपेसिटेंस तो वही रहेगा। क्योंकि कैपेसिटेंस इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि चार्ज कितना और पोटेंशियल कितना है, वो तो सिर्फ और सिर्फ शेप, साइज और ज्योमेट्री और मीडियम पर डिपेंड करता है। वैसे कि वैसे तो कैपेसिटेंस उतना का उतना ही रहेगा। तो आप कैपेसिटेंस जब भी निकालना हो तो सीधे सीधे Q/V से बड़े आराम से निकाल सकते हो और सारी की सारी बातें बड़े आराम से इत्मीनान से सोच सकते हो। ठीक है बेटा, ऐसे आप कैपेसिटेंस डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर। बड़ा सबसे आसान यही है, इसी से ट्राई करते हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं। बड़ा मेरे पास ये एक आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर है, ऐसा रेडियस r का स्फीयर है मेटेलिक। सर आपने बताया नहीं कि ये सॉलिड है या होलो है। बड़ा बता रखा आप लोगों को, चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो, मेटेलिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर ये सॉलिड भी हो ना तब भी सारा का सारा चार्ज अगर आप दोगे तो सरफेस पर आ जाएगा। तो इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए होलो स्फीयर इन एनी केस। ठीक है ना, मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है, निकालते हैं। मैंने इसको बड़ा कोई ना कोई Q चार्ज दिया, सारा का सारा चार्ज ऐसे सरफेस पर आ गया। मैंने बड़ा इसको Q चार्ज दिया। अगर आस पड़ोस में कुछ भी नहीं है तो सारा का सारा चार्ज बड़ा ऐसे सरफेस पर आ जाएगा। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल अगर जीरो है तो इसका पोटेंशियल ऑफ कोर्स बड़ा कुछ ना कुछ V आएगा। ये V पोटेंशियल हम बड़े आराम से लिखना जानते हैं, बड़ा कितना KQ/R। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ दिस मेटेलिक स्फीयर इज सिंपली डिफाइंड एज कि कितना चार्ज है इसके पास डिवाइड बाय कितना पोटेंशियल है, दैट इज Q। कितना पोटेंशियल बड़ा KQ/R। Q से Q कैंसिल, बड़ा दैट कम्स आउट टू बी R/K। ये इसका कैपेसिटेंस है। और सबसे मस्त बात बेटा ये है सबसे मस्त बात ये है कि इसमें Q तो है ही नहीं। इसका मतलब मेटेलिक स्फीयर पर कितना चार्ज है वो चार्ज कैपेसिटेंस डिसाइड नहीं कर रहा, कैपेसिटेंस डिसाइड कर रहा है रेडियस, मतलब एक तरह से शेप, साइज और ज्योमेट्री। अगर मैं एयर की बात करूं या वैक्यूम की बात करूं, कि मैं ये कहूं कि ये जो सारा का सारा आपका जो क्या कहते हैं बेटा, एयर की बात करूं मोर स्पेसिफिकली, वैक्यूम में तो ठीक है हम ऐसे कुछ खास डिफाइन करते नहीं। अगर मैं एयर की बात करूं तो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी बेटा दैट विल बी R/K। बेटा K को मैं शायद लिख सकता हूं 1/4πε0।
तो कैपेसिटेंस की बेटा वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये बेटा आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं इन एनी अदर मीडियम की बात करूं, मैंने कोई और मीडियम ले लिया, मैं उस मीडियम में तुमसे पूछूंगी कैपेसिटेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे सर आर डिवाइड बाई उस मीडियम का के। उस मीडियम का के मेरे बच्चों को लिखना आता है 1/4 पाई उस मीडियम का एप्सिलॉन। आप इसे लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन आर। बेटा पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं, इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू आर। तो मीडियम अगर अलग अलग होगा तो कैपेसिटेंस भी अलग अलग होगा। अलग अलग मीडियम के अंदर स्फीयर के पास चार्ज स्टोर करने की क्षमता अलग अलग हो सकती है। और कुल मिलाकर वही बातें बोल रहे हैं जो बड़ा हमने आपको पहले से बता रखी हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करेगा शेप, साइज और ज्योमेट्री पर और मीडियम पर। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शेप, साइज एंड ज्योमेट्री। जितना बड़ा स्फीयर उसके पास चार्ज स्टोर करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा। क्या मीडियम पर डिपेंड करता है? ऑफ कोर्स मीडियम पर भी बेटा चार्ज स्टोर करने की क्षमता लगातार वेरी करती है। अलग अलग मीडियम के लिए चार्ज स्टोर करने की क्षमता अलग अलग हो सकती है। ये कोई रिजल्ट याद करने वाला नहीं है। ऐसे नहीं कि बेटा कोई तुमसे पूछ लेगा कि बताओ कि मेटेलिक स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होगा। सिर्फ निकाला क्यों? तुमको कन्विंस करने के लिए कि देखो बेटा कैपेसिटेंस जो वो चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा। देख चार्ज उसमें आया ही नहीं, सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है? आर पर और एप्सिलॉन आर पर। अगेन मैं आर पर इतना स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं, मैं इस बात पर स्ट्रेस दे रहा हूं कि कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है शेप, साइज और ज्योमेट्री पे और ऑफ कोर्स मीडियम पे, जो हम पहले से इस बात को लिख चुके हैं। बेटा आगे चलिए। नेक्स्ट इज एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कंडक्टर या फिर सेल्फ एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। हम होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जीज बेटा पहले से लिख चुके हैं। कोई रैंडम शेप का अगर आपके पास कोई कंडक्टर हुआ तो उसकी सेल्फ एनर्जी कैसे लिखेंगे सुनिएगा। ये मेरे पास कोई कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस C है, चार्ज इसके पास Q है, ऑफ कोर्स बड़ा सारा चार्ज सरफेस पर है और इसका पोटेंशियल V है। हम लिख सकते हैं कि C इज इक्वल्स टू Q/V। जो इसके पास चार्ज सरफेस पर है उसके कारण आस पड़ोस के रीजन के अंदर बड़ा कुछ ना कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही। मेरे बच्चे जानते हैं कि जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वहां पर ऑफ कोर्स बड़ा एनर्जी डेंसिटी है, वहां वहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर एक छोटा सा वॉल्यूम लूं, ऐसे हल्का सा छोटा सा वॉल्यूम लूं dV, तो यहां पर इस मेटेलिक ऑब्जेक्ट के कारण इस छोटे से वॉल्यूम के अंदर थोड़ी सी एनर्जी स्टोर्ड होगी। वह एनर्जी स्टोर्ड होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इस मेटल के कारण यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्क्वायर। ये तो एनर्जी डेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाय ये छोटा सा वॉल्यूम, ये छोटा सा वॉल्यूम है dV। ऐसे कर करके हर छोटे छोटे वॉल्यूम के अंदर थोड़ी थोड़ी एनर्जी स्टोर्ड होगी। ऐसे कर करके बेटा मैं इस यहां से सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक सारे की सारी एनर्जीज निकाल लूंगा और इन सारे के सारी एनर्जीज को अगर मैं निकाल लूंगा तो यही आपकी एक तरीके से सेल्फ एनर्जी है, या फिर बड़ा दूसरे शब्दों में कहूं तो एनर्जी स्टोर्ड बाय कंडक्टर है। लेकिन सर ऐसे निकालना तो बहुत मुश्किल है, सर ऐसे निकालना बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना कितना मुश्किल है, फिर इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है। हाँ सही बात है बेटा, लेकिन इसी सेल्फ एनर्जी को मैं एक तरीके से और सोच सकता हूं। कैसे? सुनिएगा। मैं इस तरह से मैं पहले भी सोच चुका हूं, आपको मेरे ख्याल से याद भी आ जाएगा, हम पहले भी सोच चुके हैं। ये जो आपके पास कंडक्टर है इसके पास शुरुआत में चार्ज रख दीजिए 0, कैपेसिटेंस अब भी इसका C है। ठीक, शुरुआत में चार्ज रख दीजिए 0 और सारा का सारा चार्ज इंफिनिटी पर रख दीजिए। फिर धीरे 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 चार्ज लाते जाओ और इस पर रखते जाओ। इंफिनिटी से अगर यहां पर चार्ज लेकर आओगे तो आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। दैट वर्क डन हैज बीन स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ऐसे धीरे 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 चार्ज लाते गए और किसी टाइम पर लेट से इस पर चार्ज है Q। चार्ज है Q तो इस पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल जरूर है। मेरे बच्चे जानते हैं कि पोटेंशियल होगा Q/C। पोटेंशियल कितना होगा? Q/C। अब बाय डेफिनेशन मैं जानता हूं कि इंफिनिटी से एक कूलम्ब चार्ज को इंफिनिटी से यहां पर लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो होता है V।
एक कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पर लाने के लिए वर्क डन करना पड़ता है v, तो dq चार्ज को लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा v इंटू dq। v कितना है? q बाई सी इंटू dq। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा चार्ज लाने में किया गया वर्क डन ही है। मुझे तो पूरा का पूरा वर्क डन निकालना है बेटा। पूरा का पूरा अगर वर्क डन निकालना है तो ऐसे छोटे छोटे चार्ज लाते जाओ और बड़ा वर्क डन निकालते जाओ और जोड़ते जाओ। शुरुआत में चार्ज 0 था और लाते लाते मुझे कैपिटल क्यू लेके आना है। बड़ा मेरे ख्याल से आंसर आ गया है बड़ा कितना 1/c, तो ठीक है बड़ा। इसका इंटीग्रेशन आएगा q स्क्वायर बाई 2 बेटा, कहां से कहां तक? 0 से कैपिटल Q। और मेरे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? q स्क्वायर बाई 2c। तुम तो जानते ही हो कि ये जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया है यही तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है। शुरुआत में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, यही आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ले बेटा कितना बढ़िया सा फॉर्मूला आ गया q स्क्वायर बाई 2c। अगर आप एनर्जी याद रखना चाहो तो एनर्जी इज q स्क्वायर अपॉन 2c। Q को अगर आप चाहो तो CV भी लिख सकते हो, तो CV का स्क्वायर अपॉन 2c बड़ा दैट कम्स आउट टू बी हाफ CV स्क्वायर, या फिर एक CV को तुम वापस से Q लिख दो, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू Q इंटू V। तो एक तरह से अकेले किसी मेटल के पास कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसके आपके पास बड़ा तीन फॉर्मूले आ गए। बड़ा क्या क्या फॉर्मूले आ गए? हाफ CV स्क्वायर, q स्क्वायर बाई 2c, या फिर बड़ा हाफ इंटू क्यू इंटू वी। जो आपको पसंद हो बड़ा आप वो यूज करो। अलग अलग सवालों के अंदर बड़ा अलग अलग फॉर्मूले कंफर्टेबल होंगे, अपन धीरे धीरे सब कर लेंगे। आई होप बड़ा समझ गए होंगे।